सबसे पहले जानते हैं शासकों की फैसला लेने में भूमिका निभाने वाली 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। आइए पहले इन 3 संस्थाओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विधायिका। भारत संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है और राज्यों की विधायिका विधानसभा कहलाती है। इसका काम संसद में बिल पास करना है, कानून बनाना है। देश की विधायिका यानी संसद के 2 सदन हैं, उच्च सदन राज्यसभा, निचला सदन लोकसभा। न्यायपालिका। न्यायपालिका का मूल काम हमारे संविधान में लिखे कानून का पालन करना और करवाना है तथा कानून का पालन ना करने वालों को दंडित करने का अधिकार भी इसे प्राप्त है। कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता करने एवं सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होती है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, जो उसके द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर संविधान सम्मत तरीके से इस्तेमाल की जाती है। अब हमें कुछ समझ में आ गया होगा ये संस्थाएं किस किस काम के लिए उपलब्ध हैं। आगे हम जानेंगे कि कैसे ये संस्थाएं मिलकर हमारे देश को चलाने में सहायता करती हैं, किस तरह से इनको उपयोग में लाकर सरकार जरूरी फैसले लेती है। प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं। सरकारी आदेश। 13 अगस्त 1990 को सरकार ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश को कार्यालय ज्ञापन कहा गया। इस आदेश को एक संख्या क्रम से जाना जाता है जो इस आदेश के ऊपर लिखी होती है। ये एक पन्ने का पत्र था और आम कागज जैसा था। इस आदेश का संख्या क्रमांक नंबर OM नंबर 36,012/31/90 था। इस आदेश पर कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक सचिव के दस्तखत थे। वैसे रोज़ाना सरकार बहुत से आदेश जारी करती है, लेकिन ये आदेश काफ़ी साल तक विवादपूर्ण रहा। इस पर काफ़ी चर्चा हुई, जिसके बाद इस पर निर्णय लिया गया। इसी आदेश के जरिए हम जानेंगे कि सरकार ने ये निर्णय कैसे लिया और इस आदेश को इन संस्थाओं की मदद से इसे जारी किया। उससे पहले हम जानते हैं इस पत्र में क्या आदेश जारी हुआ था। पत्र में सरकारी आदेश। भारत में सरकारी नौकरियों में 27% रिक्तियां सामाजिक एवं आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित की गई। इससे पहले सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति ही इस लाभ को ले पा रही थी। निर्णय लेने वाले। एक सरकारी घोषणा पत्र केवल एक इंसान का निर्णय नहीं होता, इसमें कई प्रमुख अधिकारी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति औपचारिक तौर पर देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है।
जिसके पास सरकार द्वारा दिए गए ज़्यादातर अधिकार होते हैं, जिसकी मदद से ये मंत्रियों का चुनाव कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पद में स्थापित ज़्यादातर अधिकार वास्तव में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमतधारी दल के नेता होते हैं। सन 1989 में भारत सरकार ने दूसरा पिछड़ी जाति आयोग निर्मित किया था, यानी कि उसकी स्थापना की थी। मंडल आयोग, मंडल कमीशन आज़ादी के समय ज़्यादातर जायदाद ज़मींदारों के पास थी और ज़्यादातर ज़मींदार ऊंची जाति से थे। जिसके पास धन होता है वो आसानी से आगे बढ़ जाता है। ऐसा ही हो रहा था। दलित समुदाय के लोग पिछड़ रहे थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 29 जनवरी 1953 को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। मंडल आयोग क्या है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। यह मंडल आयोग के नाम से चर्चित हुआ। मंडल आयोग ने ही सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। इस आयोग का जमकर विरोध भी हुआ। मंडल आयोग ने 12 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट फाइनल की। मंडल आयोग का काम सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक कसौटियों पर तमाम जातियों को मापना, परखना था। बीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद की घटनाएं। नई सरकार ने संसद में मंडल रिपोर्ट को लागू करने की बात रखी। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंडल रिपोर्ट पर निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने अपने बयान से मंडल निर्णय को संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। इसके बाद कैबिनेट के फैसले को प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया और मंत्री की स्वीकृति के बाद एक अधिकारी ने उस पत्र पर हस्ताक्षर किए और फिर 13 अगस्त 1990 को सरकार ने आदेश जारी किया। लोगों की विचारधारा। मंडल निर्णय को लेकर विभिन्न वर्गों की राय अलग अलग थी। उच्च जाति वर्ग के लोगों की विचारधारा। इन लोगों को लगता था कि उनसे नौकरियों के अवसर छीन जाएंगे। युवाओं में क्षमता होने के बावजूद भी वो सरकारी नौकरियों से वंचित रहेंगे। इससे लोगों में जातिवाद बढ़ेगा, देश की एकता और प्रगति पर गहरा असर पड़ेगा। पिछड़े वर्ग के लोगों की विचारधारा। उस समय जातिवाद के नाम पर पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकार द्वारा लिया गया बहुत बड़ा कदम था। उनके अनुसार जातियों में असमानता थी, जिसकी वजह से आरक्षण मिलना जरूरी था। लोगों के अनुसार जो लोग
जातिवाद के नाम से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे या अपना सही स्थान नहीं ले पा रहे थे, ये उन लोगों के लिए आगे बढ़ने का और समानता पाने का अच्छा मौका था। ये उस समय के विवाद थे जब मंडल आयोग पर फैसला सुनाया गया। लेकिन सरकार कैसे अपना फैसला लेती है, हम उन नीतियों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें यही तो जानना है कि संस्थाएं काम कैसे करती हैं। विवादों का निपटारा। विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। जब मंडल आयोग को रोकने के लिए विरोधी संस्थाओं ने अदालत में मुकदमे दायर किए, इन मुकदमों को इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला नाम दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के कुल 11 वरिष्ठ न्यायाधीश निर्णय के लिए आगे आए, दोनों पक्षों की बातें सुनी और मूल आदेश में कुछ बदलाव करके उसको लागू करने की सहमति दी। बदलाव क्या था? इसके अनुसार जो पिछड़े वर्ग के लोग आर्थिक तौर पर सही है, उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। 8 सितंबर 1993 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बदलाव के साथ नया आदेश जारी किया। आगे चित्र देखें, जिसमें आपको साफ साफ दिखाया गया है कि आरक्षण के मामले में किसने क्या काम किया।